राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ आज जुड़े हैं आशीष भाई। आशीष भाई मूलतः तो बिहार में भागलपुर के रहने वाले हैं, पर पिछले 20-25 वर्षों से भारत के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे हैं। आशीष भाई, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्लो जिंदगी पे। धन्यवाद नन्हे भाई, मिलकर के बहुत आशीष प्रसन्नता भाई, हुई। आजकल आप देख रहे हैं ना कि भारतीय समाज ना बड़ा उथल पुथल जैसा है, बड़ा बड़ा इनका मन बड़ा चंचल रहता है। आपको याद है एक बार पिछले साल एक हल्ला हो गया था कि देश में नमक की कमी हो गई है, तो एक एक हिंदुस्तानी 40-40 किलो नमक अपने घर में ले आया था है? जी। तो मतलब मेरे एक पड़ोसी ले आए थे 7-8 किलो, तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा यार ऐसा नमक अगर मान लो नमक नहीं मिलेगा तो उबली सब्जी फीकी खा लेंगे है। मैंने कहा आप भी, मैं कहा मतलब कमाल करते हैं, मानना पड़ेगा महाराज आपको। तो सर ऐसा होता रहा है। अब हुआ क्या, 4 दिन पहले जब हल्ला हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वो बंद हो जाएगा, तो हिंदुस्तान में एक पैनिक का माहौल होगा कि अरे बाप रे बाप, अब तो भैया एलपीजी, अच्छा मतलब लोगों ने 4-4 6-6 एलपीजी सिलेंडर भरवा लिए। एक पंजाब में महाशय 1000 लीटर डीजल भरवाए कि आगे खेती का सीजन है, कम से कम मेरे खेत तो जोते जाएंगे। लोगों ने पेट्रोल पंप पे भीड़ लगा ली, डीजलों के लिए गाड़ियों ने, मतलब लोगों ने टैंक फुल करा लिए 100-200 लीटर। अच्छा एक बात बताइए, अगर पूरे वर्ल्ड में सच में एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा तो वो उनका 1000 लीटर डीजल या आपका टैंक फुल पेट्रोल कै दिन चलेगा, या आपके 6 एलपीजी के सिलेंडर कै दिन चल जाएंगे? तो हिंदुस्तान ऐसी छोटी बातों से पैनिक कर जाता है। लेकिन बात भी सही है ना, जैसे एक आम इंसान उसको नहीं पता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा भारत के ऊपर। तो आज इन्हीं विषयों पे हम आशीष भाई से चर्चा करेंगे। बड़ी छोटी चर्चा होगी, 12-13 साल की, और सरल शब्दों में आशीष भाई समझाइए कि क्या असर आने जा रहा है अगर ये युद्ध लंबा खिंचा। मान लीजिए अगर युद्ध 1-1.5 महीना 2 महीने खिंच गया तो क्या असर आएगा? नन्हे भाई देखिए, सबसे पहले मैं आम आदमी, एक नॉर्मल सिटीजन कैसे चीजों को देखता है, कैसे महसूस करता है और उसकी जिंदगी में इन सब घटनाओं का क्या असर होता है, उस दृष्टिकोण से अपनी बात रखूंगा। जी। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ईरान इजराइल वॉर या अमेरिका ईरान इजराइल अमेरिका वॉर, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये इसकी इसकी चीजें जो है धीरे धीरे बिल्डअप हुई हैं, और गवर्नमेंट के पास, कोई भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इनसाइड इंफॉर्मेशन होते हैं, सीक्रेट इंटेलिजेंस होता है, सब कुछ होता है। उनको मालूम होता है कि पूरे घटनाक्रम कैसे कैसे करवट ले रही है और आने वाली स्थिति क्या होगी। तो ये एक ज्ञान सरकार के पास होता है जो आम आदमी के पास नहीं होता है। तो एक तो ये बात हुई। सबसे पहली बात कि जब ये अगर इस तरह की सूचना सरकार के पास होती है, तो 140 करोड़ या 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, वो देश क्या इतना फ्रेजाइल है कि कहीं पे विश्व में युद्ध हो रहा है और 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह जो भी हो रहा है, उससे इतना टर्बुलेंस हो जाएगा कि सब कुछ, एवरीथिंग वी वी विल गो फॉर ए टॉस। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा? सबसे तो अहम बात यह है। तो सरकार जब के पास, जिसके पास पूरी सूचना होती है, पूरा इंफॉर्मेशन है, पूरा इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, तो सरकार को सबसे पहले ये होता है कि भाई हमें अपने आप को सिक्योर और सेफ कैसे करना है, हमें अपनी रसद कैसे बचानी है। इसमें एक आम आदमी की भूमिका ये होती है कि जब वॉर लाइक सिचुएशन होता है, जैसे ये हम सुनते हैं, हम पैनिक में आ जाते हैं, और पैनिक में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, स्टोर शुरू कर देते हैं। स्टोर शुरू करते हैं तो चीजों का डिमांड बढ़ जाता है। तो डिमांड बढ़ जाता है, भले ही उस चीज की कीमत बढ़ी हो चाहे ना बढ़ी हो, उसकी सप्लाई कम हो चाहे नहीं हो, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाता है विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू डेज, फ्यू आवर्स, आई वुड से। तो वो चीजें हो जाती है डिमांड। और सिंपल इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई 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 अर्थशास्त्री की आवश्यकता नहीं है। ये तो कि हमने जैसे ही आप, जी हाँ, नमक 100 रुपए किलो बिका, टाटा का बिकने लगा, 100 रुपए किलो बिका। किसी ने एक अफवाह उड़ा दी और नमक 100 रुपए किलो हो गया। उसी तरह से जब आपने डीजल का उदाहरण दिया कि अगर कोई डीजल स्टोर करने लगता है और वो 1000 लीटर अगर एक हर हर आदमी अगर स्टोर करने लगे, तो
कितना भी हमारे पास रिजर्व क्यों ना हो वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी डीजल कंपनी या एनर्जी कंपनी वो एक डिमांड सप्लाई के बैलेंस लेकर के चलती है और उसी हिसाब से वो अपना स्टोरेज रखती है। ये दूसरी बात हुई। अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सरकार के पास जब इंफॉर्मेशन है और मार्केट में एक टर्बुलेंस आता है, नो डाउट अगर ये लड़ाई अगर लंबी चलती है तो पूरे विश्व का की इकोनॉमी को डिस्टरबेंस होगा। शेयर मार्केट में उथल पुथल मैं समझ सकता हूं कि भाई वो तो सेकंड्स में कुछ भी न्यूज आता है और सेकंड्स में ऊपर नीचे हो जाता है और लाखों करोड़ों रुपए इनफ्लो हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपए आउटफ्लो हो जाता है, ये हमें तो समझ में आता है। लेकिन एक आम आदमी, इस पे मैं एक आपको छोटा सा पुराना चुटकुला है जो आपने भी सुना होगा कि एक व्यक्ति को किसी ने कहा कि तुमको पता है कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं? बोला बढ़ गए हैं, मैं तो पहले भी 100 रुपए का डलवाता था, आज भी 100 रुपए का डलवाता हूं। तो, तो एक आम आदमी उस ढंग से सोचता है कि मैं पहले भी 100 रुपए डलवाता था, आज भी 100 रुपए डलवाता हूं। अंतर यह है कि पहले मैं 100 रुपए में एक सप्ताह अपने ऑफिस आना जाना कर लेता था, अब मैं सप्ताह में 4 दिन ऑफिस आना जाना कर लेता हूं। तो ये वो इस तरह से अपनी इकोनॉमिक्स को देखता है। मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी सोच है कि क्या सरकार या कोई भी सरकार, नॉट ओनली इंडिया, एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, जो भी जिसके पास भी अपना एक सोचने समझने का एक बुद्धिजीवी एडवाइजर जिसके पास हैं, जो सलाहकार हैं, उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि इस तरह के वॉर लाइक सिचुएशन हो रहे हैं और हमको अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं हमें एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी रिलायबिलिटी और इस तरह की बात हम करते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी का क्या यही मतलब है कि एक सप्ताह अगर ईरान से हमारा इंपोर्ट बंद हो जाएगा तो हमारा एंटायर कंट्री विल गो फॉर ए टॉस, पूरा तहलका मच जाएगा? अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोगों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि हमारी नीतियां अपने आप को सिक्योर करने के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, हमारी नीति जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ लूप होल है जो कि इस तरह की परिस्थिति बन रही है। ठीक। अब आशीष जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बातों से मुझे एक बात समझ आई है। जब कोविड आया था ना जी, तो जो शहरी निवासी थे, जो शहरों में रहते थे, जो गांव से अपना 1 बीघे का मकान छोड़ के, बाउंड्री वाला मकान छोड़ के, जो यहाँ 720 स्क्वायर फुट के 2 BHK या 1.5 BHK फ्लैट में रह रहे थे ना, वो तो कुछ परेशान हुए होंगे। लेकिन सत्य बता रहा हूं आपको मैं, गंवई किसान व्यक्ति पे गांव के बैकग्राउंड वालों को कोई असर नहीं हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है। और कोविड से ज्यादा भयंकर महामारी नहीं ना है ये ईरान, यूएस और अमेरिका की लड़ाई। कोई घंटा 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ा था गांव के आदमी को। हाँ, हो सकता है शहर वाला थोड़े दिन डिस्टर्ब रहा हो, लेकिन शहरों में भी कोई खास फर्क आया नहीं था। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूं, दूसरे एक और बात पे आता हूं। इस सब पे मुझे बस एक फनी सिचुएशन नजर आ रही है इस पूरी लड़ाई से। अगर किसी पे बहुत लंबा या थोड़ा इफेक्ट आ सकता है ना, तो गोल टोपी भाई जॉन्स पे। भाई मिडिल ईस्ट में रहते हैं तो हो सकता है कुछ दिन न जा पाए, तो वो भी सर यहाँ पंचर साट लेंगे। सर वहां भी तो एक बात बताऊं सर, वहां शेख से लात खानी है, यहाँ हमसे खा लेगा, लतखोर आदमी है। वहां भी पंचर साट रहा था, यहाँ पंचर साट लेगा। इसमें मैं आपकी जो एक आपने उदाहरण दिया, इस आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं एक जो आपने पहले कोविड का उदाहरण दिया, मैं एक बात बताऊं। देखिए, हम लोग शहरों में रहते हैं, हम लोगों के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, घर में है गाड़ी है, एसी है, कंफर्टेबल लाइफ है, सब कुछ है। लेकिन गांव में रहने वाला आदमी, अगर आप, मेरे पास कोई ऐसा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन जो जितना मैंने अपने देश में घूमा हूं, मैं अलग अलग शहरों में, गांव में गया हूं, काफी बहुत सारे जगहों पे मैंने घूमा है, मैं कह सकता हूं कि भारत के बहुत बड़े हिस्से को, भूभाग को मैंने देखा है, नजदीक से देखा है, घूमने का मौका मिला मुझे। तो अगर हैप्पीनेस इंडेक्स आप देखेंगे ना, तो गांव में कमी होने के बावजूद भी वहां के लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स
बहुत हद तक हमसे बहुत बेहतर होगा। ये मेरा मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। शहर में सुख सुविधाएं हैं, नो डाउट। आप एक मोबाइल के क्लिक पे आपको सारा सामान आपके घर पर आ जाता है, और अब तो इंस्टा डिलीवरी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं जो हैं आपको मोबाइल के क्लिक पे आ जाता है। गांव में हो सकता है आपको कोई जरूरी सामान लेने के लिए साइकिल से, मोटरसाइकिल से 10 किलोमीटर जाना पड़ सकता है, ये मैं मान सकता हूं। हेल्थ फैसिलिटी जो है हमारी गांव की बहुत अच्छी नहीं है, ये भी मैं मान सकता हूं। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स, वहां की तमाम परेशानियों के बावजूद वहां के लोग खुश हैं, अपने लोगों के बीच हैं। वहां की वो शाम को बैठ करके मंदिर में भजन भी करते हैं, और आपस में हंसी मजाक भी करते हैं, और सुबह 4 बजे उठ करके अपने खेतों में जाते हैं, अपना मेहनत करते हैं, और सुकून की नींद भी सोते हैं। कमी में रहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम, और गांव के लोग भी बाहर दुनिया देख रहे हैं, सब कुछ है, तो बहुत सारी सुविधाएं अब वैसे गांव में भी आ गई हैं। इसलिए इसमें भी कोई ये नहीं है कि वो सुविधाएं आप गांव में भी, अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो आप सुविधाओं का उपभोग गांव में भी कर सकते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पे कि जो यूएई में लोग हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं, और वो उनके उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। आप ये देखिए कि वो लोग जो वहां पे पैसा कमाने के लिए गए हैं, आपने ये महसूस किया होगा हमारे देश में भी, विदेशों की बात छोड़िए, हमारे देश में भी कोई अपने गांव में शायद छोटा काम करने में हिचकेगा, रिक्शा चलाने में हिचकेगा, वो शहर में आकर के रिक्शा चलाएगा। हो सकता है गांव में उसके पास आधा बीघा जमीन हो जिसपे वो खेती करके कमी में गुजारा कर सकता है, लेकिन वो वहां पे शर्म से रिक्शा नहीं चलाएगा। वो बड़े शहरों में, दिल्ली बॉम्बे में जाकर के चलाएगा और कम पैसे में रहेगा। शहर में वही आदमी नाले पे रहेगा, गांव में वो आदमी अपने एक झोपड़ी में रहेगा, अपनी जमीन पे रहेगा। उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैं तो अगर वैसे कंपेयर करूं तो नाले पे रहने और एक झोपड़ी में किसी अपने खेत के बीच में रहना, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो वो बेटर हुआ आपका, वो बेहतर है। तो फिर भी वो आता है, उसको, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, या कई बार होता है हम अपनी परेशानियों से दूर चले जाते हैं, दूर जाकर बस जाते हैं तो अपनी परेशानियों से भी दूर हो जाते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। यूएई जाने वाले लोगों का एक सबसे बड़ा मकसद होता है पैसा। अगर आप कम स्किल्ड हैं, कम हैं, तो भी वहां पे एक रीजनेबल आपको अमाउंट वहां पे मिल जाता है, क्योंकि वहां पे वो वर्कफोर्स की बहुत कमी है, पॉपुलेशन कम है, तो वर्कफोर्स की भी कमी है। और वहां मतलब पैसे वाले हैं तो वो दे कैन बाय दी फैसिलिटीज, वो वाली बात है। उन लोगों को परेशानी की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो लोग आज के समय में कुछ लोग ईरान के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग इजराइल के सपोर्ट में हैं। ये परिस्थिति हमेशा रही है, भारत की परिस्थिति, क्योंकि हम लोग एक ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे कि बहुत ही मिक्स पॉपुलेशन रहता है। तो हमेशा ऐसी परिस्थिति रहेगी, कोई भी डिसीजन, कोई भी सरकार हो वो लेगी, तो उसमें कुछ लोग फेवर में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में होंगे। लेकिन जो लोग आज इस चीज को अपोज कर रहे हैं, चाहे हमारे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हों, या विपक्ष के लोग हों, या सरकार के लोग हों, जो भी सपोर्ट या उसके अगेंस्ट हैं, उसकी बात मैं करूं। जब ईरान इराक वॉर हुआ था, उस समय आप किस तरफ खड़े थे? सरकार, अभी की सरकार तो नहीं थी। या जब अमेरिका ने इराक को एग्जीक्यूट किया था, या सद्दाम हुसैन को ये किया था, अपदस्थ किया था और उसको फांसी पे लटकाया था, उस समय आप किस तरफ खड़े थे? इस तरह की बहुत सारे उदाहरण हैं। जब 79 में एक जोरास्ट्रियन कंट्री को आपने इस्लामिक कंट्री बनाया, उस समय आप किस तरफ खड़े थे? भारत की सरकार उस समय किस तरफ खड़ी थी? क्या इस तरह का कोई भी वक्तव्य आपको सुनने को आता है? तो आज आप कैसे कह सकते हैं कि भारत किस तरफ खड़ा है? पहले आप ये अपना अपना ये कीजिए, स्पष्ट कीजिए, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। मुझे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की बात एक याद आती है। वन ऑफ द इंटरव्यूज में उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा
कि इस जब शायद थोड़ा मैं हो सकता है वो समय मुझे ठीक से याद नहीं है, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था या कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था किसी इस पे, उसने पूछा कि आप अमेरिका की तरफ हैं या रशिया की तरफ है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने बहुत सिंपल उत्तर दिया था कि मैं भारत की तरफ हूं। तो भारत का विकास जिसमें हो, भारत की राजनीति या भारत की रणनीति वैसी होनी चाहिए जिसमें आपको सी वन थिंग, यू हैव 150 करोड़ माउथ टू फीड, 150 करोड़ मुंह है जिसको कि खाना खिलाना है आपको। आपके पास कोई 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का पॉपुलेशन नहीं है कि इतना बड़ा देश है और मुश्किल से 5 करोड़ लोग रहते हैं, या चलिए 15 करोड़, अमेरिका का उदाहरण ले ले जहां 35 से 40 करोड़ के बीच लोग रहते हैं। इतना बड़ा देश है, भारत से कई गुना बड़ा है। तो हमारी स्थिति वैसी नहीं है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारा, अगर मैं स्वार्थी भी हो जाऊं तो कोई इसमें अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है जिसको कि हमको देखना है। तो मेरे हिसाब से हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि हम लोगों को अपना स्वार्थ देखना चाहिए और इसमें कोई भी पर्टिकुलर साइड लेने की आवश्यकता नहीं है। एक मूक दर्शक बन करके अपने स्वार्थ का, हमको हमारा जिसमें फायदा हो हमको वो करना चाहिए। सर, जब यूएस हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगा रहा था ना, और मैं देख रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तब मैंने और बाबा जी ने एक वीडियो में बोला था कि अगर ट्रंप की जगह हम भी होते तब भी अपने देश क्या ही जहां भला होता उसके साथ रहते। और राजनीति में सर एक बात कही जाती है, नो परमानेंट एनिमी नो परमानेंट फ्रेंड। अब सर मैं बताऊं, मैं कोविड की इस चर्चा को समाप्त करूंगा, मुझे एक दूसरे वीडियो पे जाना है, लोग आके बैठे हुए हैं। सर कोविड के दौरान ना मेरी पूरी फैमिली, उन दोनों हम लोग मनाली में रहते थे, एक घर ले रखा था 3 BHK लीज पे, उसमें थे 8,000 रुपए किराया था। मनाली में सर थोड़ा सा फूड महंगा है क्योंकि सब कुछ नीचे से जाता है तो थोड़ा महंगा है। जी जी, पहाड़ों पे थोड़ा। हाँ, मैं उसके बाद भी सर, जैसे हम तो भाई गांव से जाते थे तो अपने, हमारे पास पिकअप ट्रक है आइसुजू का हाईलैंडर, तो हम उसमें एक बार 1-1.5 क्विंटल दाल, 3-4 तरह की हमारे यहाँ दालें हुई थी वो ले गए थे, 1.5-2 क्विंटल चावल ले गए थे। पहले से हमारे पास 2-2.5 क्विंटल चावल गेहूं पड़ा था और करीब 70-80 किलो सरसों ले गए थे। सर हम तो सिर्फ कोविड में सिर्फ मसाले खरीद के लाए थे और लोकल सब्जियां इतनी अवेलेबल गांवों में हो जाती थी। मैं आपको बता रहा हूँ 7 महीने के उस कोविड में हमने जो मौज काटी है, एक तो सर गर्मी थी नहीं, लाइट हो चाहे ना हो, 4 सोलर पैनल घर के ऊपर लगे हुए थे, उससे इतनी बिजली जनरेट हो जाती थी। और अच्छा, लाइट तो 24 घंटे रहती थी हिमाचल में। हमने तो ये सोचा था कि कल को बहुत बुरा दिन आएगा तो ये हो जाएगा कि लाइट ना आए, तो सोलर पैनल इतनी बिजली जनरेट कर देता था कि हम घर में, हमको सिर्फ बल्ब चलाने थे और लकड़ी इफरात थी। गर्मी भाई, हीट अगर ये था कि सर्दियों तक, अगर दिसंबर तक ये इतना ज्यादा एक्सटेंड कर गया तो हमने कहा कि इतनी लकड़ी हमारे कैंपस में पड़ी है, इतने सूखे पेड़ हैं कि 4 पेड़ अगर काट के गिरा लेंगे ना तो सर हमारा सर्दी बहुत बढ़िया बीत जाएगी। तो सर हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा वर्ल्ड वॉर में चला जाए। हाँ, गोल टोपी को थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। आशीष भाई, मैं इस चर्चा को आज यहीं समाप्त नन्हे भाई, एक शब्द मैं कहना चाहूंगा कि हम भारतीयों की एक बहुत खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है, हम किसी भी परिस्थिति में रहने के लायक अपने आप को बना लेते हैं। सर हम आदि नहीं भी है तो भी हम बना सकते हैं, हमें ये खासियत है। हमारी बॉडी बहुत जल्दी नई चीज को अडॉप्ट कर देती है, अडॉप्ट कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इस वीडियो में मैं यहीं आपसे क्षमा चाहूंगा, इस वीडियो को समाप्त करूंगा, पर आपसे बहुत जल्दी मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही देश दुनिया की जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।